Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study about typical quantitative analysis. आज हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के स्टेप्स के बारे में. फर्स्ट स्टेप होगा चूजिंग अ मेथड, नेक्स्ट इज एक्वायरिंग द सैंपल, थर्ड वन इज प्रोसेसिंग द सैंपल, next preparing a laboratory sample, after that defining replicate sample, and after there will be preparation of solutions and eliminating interferences, calibrating, calculating results and estimating reliability. हम इन स्टेप्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे. Introduction. Analytical results are complete only when their reliability has been estimated. हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं. क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या पता लगता है हमारे पास कि हाउ मच ऑफ अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट. एक सब्सटेंस की हमें क्वांटिटी के बारे में पता लगता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है. लेकिन सिर्फ एक सब्सटेंस की क्वांटिटी और अमाउंट को फाइंड आउट करना ही क्वांटिटेटिव एनालिसिस का काम नहीं है. हमें उसकी रिलायबिलिटी को भी चेक करना है कि जो हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया है आया वो रिलायबल है भी या नहीं. A typical quantitative analysis include the sequence of steps. इसमें different steps होते हैं, sequence of steps. In some cases one or more of these steps can be omitted. कुछ cases में ऐसा होता है कि हम कुछ steps को skip कर सकते हैं. For example, if the sample is already liquid, we can avoid the dissolution step. अगर हमारे पास sample पहले से ही liquid form में है तो हम उसका dissolution step skip कर सकते हैं. नेक्स्ट इन द मेजरमेंट स्टेप वी मेजर वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी. हम मेजरमेंट स्टेप में सैंपल की फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे. फॉर एग्जांपल वी विल मेजर द वेट अ सॉलिड और चेक इट्स एब्जॉर्बेंस. इन द कैलकुलेशन स्टेप वी फाइंड द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनालाइट प्रेजेंट इन द सैंपल. कैलकुलेशन स्टेप में हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे हाउ मच ऑफ एनालाइट इज प्रेजेंट, हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे. In the final step, we evaluate the quality of results and estimates the reliability. Final step में हम क्या करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट आया हम उसकी रिलायबिलिटी को चेक करेंगे कि वो रिलायबल है या नहीं, एक्यूरेट और प्रिसाइज है भी या नहीं. Choosing a method. The essential first step in any quantitative analysis is the selection of method. हम कोई भी एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका फर्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी सिलेक्शन ऑफ मेथड. हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करके एनालिसिस करने जा रहे हैं. द चॉइस इज समटाइम्स डिफिकल्ट एंड रिक्वायर्स एक्सपीरियंस. अब मेथड चूज करना डिफिकल्ट स्टेप है और इसके लिए एक्सपीरियंस और गुड जजमेंट रिक्वायर्ड है. One of the first questions that must be considered in the selection process is the level of accuracy required. हमने कोई मेथड सेलेक्ट करना है, हम मेथड सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारे माइंड में कि लेवल ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, हमें किस हद तक एक्यूरेसी चाहिए. अगर तो हमें हाईली एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो हम ऐसा मेथड अडॉप्ट करेंगे जिससे हमें हाईली एक्यूरेट रिजल्ट आए और उस मेथड में हमें कुछ फर्दर स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे. हाई रिलायबिलिटी नियरली ऑलवेज रिक्वायर अ लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम. अगर हम चाहते हैं कि हमारा हाईली रिलायबल रिजल्ट आए तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा और हमें एडवांस्ड इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और हमारा टाइम भी ज़्यादा होगा अगर हमें रिलायबिलिटी चाहिए, हाईली रिलायबल रिजल्ट चाहिए. द सिलेक्टेड मेथड रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एक्यूरेसी, टाइम एंड कॉस्ट. हम जो भी मेथड सिलेक्ट कर रहे हैं वो मेथड हमने इस बेस पे सिलेक्ट करना है कि एक्यूरेसी, टाइम और कॉस्ट, इन तीनों चीज़ों के दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए. A second consideration related to economic factor is the number of samples that will be analyzed. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स और सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिटिकल मेथड की चॉइस पे इफेक्ट करती हैं. इफ देयर आर मैनी सैंपल्स, अगर हम एक एनालिसिस करने जा रहे हैं और उसमें काफ़ी सारे सैंपल्स हैं, वी कैन अफोर्ड टू स्पेंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम. तो हमें क्या करना है कि हम अपना
टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि हम उसके प्राइमरी स्टेप्स करें, लाइक इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन करें और प्रिपेयर करें स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को। लेकिन अगर इफ वी हैव ओनली वन सिंगल और जस्ट फ्यू सैंपल्स, अगर हमारे पास फ्यू सैंपल्स हैं तो हम प्राइमरी स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। Finally, the complexity of sample and the number of components in the sample always influence the choice of method to some degree. अगर हमारा complex sample है और उसमें number of components हैं, mixture of different substances हैं, तो वो भी हमारे choice of method को affect करेगा. This is a flow chart that showing the different steps in a quantitative analysis. There are number of possible paths through these steps. First of all, we will select a method that we have already discussed. First one is select a method. After selecting a method, we will acquire sample. Method select करने के बाद हम अपना sample collect करेंगे. Sample collection के बाद process sample की processing करेंगे. अगर तो सैंपल सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, ड्राइंग और डिसॉल्विंग होगी. उसके बाद हम चेक करेंगे इस सैंपल सॉल्युबल. हम सैंपल की सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे. इफ यस, अगर तो सैंपल सॉल्युबल है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे. इफ नो, अगर हमारा सैंपल सॉल्युबल नहीं है तो हम केमिकल डिसोल्यूशन करेंगे. हम सैंपल को डिसॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एसिड्स एंड हीटिंग और अदर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स. अगर तो हमारा सैंपल सॉल्युबल था तो उसके बाद हम उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि उसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, फिजिकल या केमिकल कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर तो वो उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, केमिकली मॉडिफाई करेंगे अपने एनालाइट को. अगर तो प्रॉपर्टी थी तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाएंगे, दैट इज एलिमिनेट द इंटरफेरेंसेस. एलिमिनेट इंटरफेरेंसेस में हमने उन सब्सटेंसेस को रिमूव करना है उन सब्सटेंसेस को जो हमारे रिजल्ट्स के साथ, हमारे सैंपल के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं. आफ्टर एलिमिनेटिंग इंटरफेरेंसेस वी मेजर द प्रॉपर्टी. हमने कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को मेजर करना है और वो प्रॉपर्टी हमारे एनालाइट के साथ रिलेट करनी चाहिए. After finding the property, we will calculate the results. हम different formulas apply करके, different methods apply करके हम result calculate करेंगे. After calculating the result, we will find out the estimate reliability of the result. हमने result find out कर लिया. अब हम अपने result की reliability भी check करनी है कि हमारा result accuracy है. हमारे result में एक्यूरेसी है, हमारे रिजल्ट में प्रिसिशन है. हमने अपने रिजल्ट की रिलायबिलिटी भी चेक करनी है. ये कुछ स्टेप्स थे जो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में परफॉर्म करते हैं. हम सिलेक्शन ऑफ मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एक्वायर सैंपल. Acquiring the sample. Second step in quantitative analysis is to acquire the sample. First step था selection of method. हमने method select कर लिया. उसके बाद हमने कोई भी sample collect करना है. To produce meaningful information, an analysis must be performed on sample that has same composition as the bulk of material from which it is taken. अब हम कोई भी एनालिसिस करने जा रहे हैं तो हमने जो सैंपल कलेक्ट किया उस सैंपल की सेम वही कंपोजिशन होनी चाहिए जो बल्क मटेरियल की थी. हम सैंपल एक लार्ज पॉपुलेशन, एक बल्क से कलेक्ट करते हैं और उस सैंपल में सेम वही प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो उस बल्क लार्जर पॉपुलेशन की होंगी. हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए होल पॉपुलेशन का. व्हेन द बल्क इज लार्जर एंड हेट्रोजीनियस, जब सैंपल लार्ज अमाउंट में है और हेट्रोजीनियस में है, देन ग्रेट एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. तो हमें ज़्यादा एफर्ट लगेगी एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को लेने में. रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है, जो कि होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो.
A material is heterogeneous if its constituent parts can be distinguished visually or with the aid of microscope. एक मटीरियल एक सैंपल हेट्रोजीनियस तब होगा जब उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकें या विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम उनको देख सकें. एग्जांपल्स आ जाती हैं कोल, एनिमल टिश्यू एंड सॉइल. Coal is a heterogeneous because it consists of carbon, ash, and many other components. Animal tissue is also heterogeneous. It contains different types of tissues. Sampling is the process of collecting a small mass of a material from the bulk. सैम्पलिंग में हमने क्या करना है, बल्क से स्मॉल मैस को कलेक्ट कर लेना है. ठीक है, बट अब हमने जो स्मॉल मैस कलेक्ट किया है ये एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा हो बल्क की कंपोजिशन को. वेदर सैम्पलिंग इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स, however the analyst must be sure that laboratory sample is representative of whole before proceeding. हमारी सैम्पलिंग सिंपल है, इजी है या डिफिकल्ट है, लेकिन एनालिस्ट मस्ट मेक श्योर दैट सैंपल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट. एनालिस्ट को इस बात का श्योर होना चाहिए कि सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी होल पॉपुलेशन को. सैम्पलिंग इज फ्रीक्वेंटली द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप इन एन एनालिसिस एंड द सोर्स ऑफ ग्रेटेस्ट एरर. सैम्पलिंग जो है डिफिकल्ट स्टेप है क्योंकि हमारी सैम्पलिंग ही अगर अच्छे से नहीं होगी, हमने एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कलेक्ट नहीं किया तो हमारा नेक्स्ट एनालिसिस रिलायबल नहीं होगा, हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस होगा फर्दर एनालिसिस. सैम्पलिंग इज फ्रीक्वेंटली द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप इन एनालिसिस एंड द सोर्स ऑफ ग्रेटर एरर. और ग्रेटर चांसेस हैं एरर आने के from wrong sampling. The final analytical result will never be any more reliable than the reliability of the sampling step. हम अगर सैम्पलिंग ही अच्छे से नहीं हुई तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी रिलायबल नहीं होगा. नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेसिंग द सैंपल. The third step in an analysis is to process the sample. फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा सिलेक्शन ऑफ मेथड, सेकंड स्टेप पढ़ा हमने कलेक्टिंग द सैंपल, थर्ड है प्रोसेसिंग द सैंपल. अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस नो सैंपल प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड प्रायर टू मेजरमेंट स्टेप. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमें सैंपल प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती. For example, once a water sample is withdrawn from a stream, lake or an ocean. एक दफ़ा हमने वाटर सैंपल कलेक्ट कर लिया तो हम उसकी pH को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं. Most solid samples are ground, mixed and dried to ensure homogeneity and accuracy in analysis. लेकिन जो solid sample होंगे उन्हें की हमें ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, मिक्सिंग और ड्राइंग करनी पड़ेगी ताकि हमें एक होमोजीनियस सैंपल मिल सके. Next है a solid laboratory sample is ground to decrease particle size, mixed to ensure homogeneity and stored for various length of time before analysis. हमारे पास एक solid sample है, हम उसकी ग्राइंडिंग करेंगे ताकि उसका साइज डिक्रीज कर सकें और उसको एक होमोजीनियस सैंपल बना सकें और हम उसको डिफरेंट टाइम के लिए, डिफरेंट टाइम स्पैन के लिए उसको स्टोर किया जा सके. एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन ऑफ वाटर में अकर ड्यूरिंग ईच स्टेप. अब हमने अपने सैंपल को स्टोर किया था लेकिन एब्जॉर्प्शन उसमें वाटर एब्जॉर्ब भी हो सकता है एंड डिसॉर्प्शन और लॉस ऑफ वाटर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हुए उसमें वाटर एब्जॉर्ब भी हो सकता है और वाटर रिमूव भी हो सकता है. अब वाटर के एब्जॉर्ब और रिमूव होने से क्या होता है, बिकॉज एनी लॉस और गेन ऑफ वाटर चेंजेस द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉलिड. अगर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर गेन हो रहा है तो वेट गेन हो जाएगा हमारे सैंपल का, और अगर वाटर लॉस हो रहा है तो हमारे सैंपल का वेट भी कम हो जाएगा. इट इज़ अ गुड आइडिया टू ड्राई सैंपल्स. सो हम क्या करेंगे इस स्टेप से अवॉइड करने के लिए कि हम सैंपल को ड्राई कर लें. Alternatively, the moisture content of sample can be determined at the time of analysis in a separate analytical process. या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अपने सैंपल को बिफोर एनालिसिस
उसका मॉइस्चर कंटेंट मेजर कर लें। लिक्विड सैंपल्स रिप्रेजेंट्स अ स्लाइटली डिफरेंट बट रिलेटेड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। हमने पीछे हमने पढ़ा है सॉलिड सैंपल्स के बारे में। यहाँ पे हम किसके बारे में देख रहे हैं? लिक्विड सैंपल। लिक्विड सैंपल में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। लिक्विड सैंपल्स में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम फर्दर देखते हैं। इफ सच सैंपल्स आर अलाउड टू स्टैंड इन ओपन कंटेनर, अगर हम लिक्विड सैंपल को एक ओपन कंटेनर में स्टोर करना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि सॉल्वेंट इवेपोरेट हो सकता है और एनालाइट की कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। लेकिन अगर एनालाइट इज अ गैस डिजोल्व इन अ लिक्विड, एनालाइट एक लिक्विड में गैस डिजोल्व है लाइक आवर ब्लड गैसेस, तो क्या होगा कि सैंपल कंटेनर मस्ट बी केप्ट इनसाइड अ सेकंड सील्ड कंटेनर। तो हमारा जो सैंपल कंटेनर है उसको हमें एक दूसरे सील्ड कंटेनर के अंदर रखना है ताकि एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ कंटेमिनेशन ना हो जाए मिलके हमारे सैंपल की। प्रिपेयरिंग अ लेबोरेटरी सैंपल में लास्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स इंक्लूडिंग सैंपल मैनिपुलेशन एंड मेजरमेंट इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर में बी रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द सैंपल। क्या मतलब इसका? इट्स मीन कि हमें स्पेशल प्रिकॉशंस रिक्वायर हैं ताकि हम सैंपल को प्रिवेंट कर सकें सैंपल को। सम केसेस में ऐसा होता है कि सैंपल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड कैन चेंज व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, मॉइस्चर और लाइट। अगर सैंपल एयर, मॉइस्चर और लाइट के साथ इन कांटेक्ट में आता है तो उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। सो हमें चाहिए कि हम सैंपल को केयरफुली हैंडल करें और एक इनर्ट एटमॉस्फेयर यूज करें सैंपल के लिए ताकि वो एयर के साथ रिएक्ट ना कर सके। Next is defining replicate samples. Replicate samples or replicates are portion of material of approximately same size, इसमें same size होगा, carried through an analytical procedure at same time and in the same way. Multiple samples taken from the same source and analyzed independently. Replicate sampling है क्या चीज़ कि multiple samples, हम different samples ले रहे हैं एक ही source से और उनको हमने independently एनालाइज करना है। अब हम ऊपर देखते हैं कि हमने पोर्शन ऑफ मटेरियल ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम साइज, हमने सेम साइज, सेम टाइम और सेम मेथड से डिफरेंट मटेरियल कलेक्ट करना है, दैट विल बी रेप्लिकेट सैंपल्स। मोस्ट केमिकल एनालिसिस आर परफॉर्म्ड ऑन रेप्लिकेट सैंपल्स। मोस्टली केमिकल एनालिसिस रेप्लिकेट सैंपल्स पे हम परफॉर्म करते हैं जिनका मैस और वॉल्यूम हम केयरफुली डिटरमिन करते हैं थ्रू एनालिटिकल बैलेंस और एनी वॉल्यूमेट्रिक डिवाइस। मैस हम फाइंड आउट करेंगे एनालिटिकल बैलेंस से और वॉल्यूम थ्रू वॉल्यूमेट्रिक डिवाइस। रेप्लिकेट सैंपल का हमें फ़ायदा क्या हुआ? रेप्लिकेशन इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट एंड प्रोवाइड्स द मेजर ऑफ द रिलायबिलिटी। रेप्लिकेशन सैंपल से एक तो क्वालिटी इम्प्रूव होगी, दूसरा रिलायबिलिटी हमें पता लगेगी हमारे सैंपल की। प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मोस्ट एनालिसिस आर परफॉर्म्ड ऑन सॉल्यूशंस ऑफ सैंपल। मोस्टली हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं सॉल्यूशंस पे। हमारा जो सैंपल है हमने उसका सॉल्यूशन बनाया और उसके ऊपर हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। अब सॉल्यूशन किसी सॉल्वेंट के साथ ही बनाएंगे हम सैंपल का। आइडियली द सॉल्वेंट शुड डिजोल्व द इंटायर सैंपल। अब हमारा जो सॉल्वेंट होगा उसे चाहिए कि वो कम्प्लीटली डिजोल्व करे इंटायर सैंपल को, इंक्लूडिंग द एनालाइट। एनालाइट क्या होता है? डिजायर्ड सब्सटेंस जिसको हम डिटरमिन कर रहे होते हैं रैपिडली एंड कम्प्लीटली। अब हमारा जो सॉल्वेंट है वो इंटायर सैंपल को डिसॉल्व करे रैपिडली एंड कम्प्लीटली। द कंडीशंस ऑफ डिसोल्यूशन शुड बी सफिशिएंटली माइल्ड दैट लॉस ऑफ एनालाइट कैन नॉट अकर। अब जो डिसोल्यूशन कंडीशन है वो माइल्ड होनी चाहिए ताकि एनालाइट की डिकम्पोजिशन ना हो जाए, एनालाइट लॉस ना हो जाए। We check whether the sample is soluble in the solvent of choice. First of all हम चेक करेंगे कि हमारा जो सैंपल है वो soluble है भी उस सॉल्वेंट में या नहीं। अगर जो सैंपल soluble है then we will make the solutions, but if the sample is insoluble in common salts, what we will do?
अगर हमारा सैंपल कॉमन साल्ट्स में सॉल्युबल नहीं है तो हम क्या करेंगे। अब कौन कौन से हैं कि जो इनसॉल्युबल नहीं होंगे। दिस इंक्लूड्स सिलिकेट मिनरल्स, हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर्स, स्पेसिमेंस ऑफ एनिमल टिश्यूज। अब ऐसे सब्सटेंसेस के साथ हम क्या करेंगे, वी मस्ट कन्वर्ट द एनालाइट इन सच मटेरियल इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। हमने अपने एनालाइट को एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये स्टेप डिफिकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। द सैंपल में रिक्वायर हीटिंग विद एक्वस सोल्यूशन। हमने अपने सैंपल को एक्वस सोल्यूशन के साथ हीट करेंगे। एक्वस सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स और कम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट्स। हम एसिड्स, बेस, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का एक्वस के साथ एक्वस सॉल्यूशंस बनाएंगे और उसके साथ अपने सैंपल को हीट अप करेंगे ताकि हम उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। इट मे बी नेसेसरी टू इग्नेट द सैंपल इन एयर और ऑक्सीजन, या फिर हम सैंपल को एयर और ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं। उसको सॉल्युबल बनाने के लिए हम इग्निशन परफॉर्म कर सकते हैं और वही परफॉर्म अ हायर टेम्परेचर फ्यूजन, या फिर हम हायर टेम्परेचर फ्यूजन करेंगे। इसमें क्या होता है, हमने अपने सैंपल को मिक्स करना है विद फ्लक्सिस। फ्लक्सिस के साथ सैंपल को मिक्स करना है। फ्लक्सिस एक ऐसा केमिकल होता है जो कि हमारे सैंपल को सॉल्युबल बनाता है। दिस इज सच एज सोडियम कार्बोनेट्स एंड लिथियम बोरेट। इसको हम ऐड करते हैं अपने सैंपल में और ये सैंपल को कन्वर्ट करता है इन सॉल्युबल फॉर्म। अब हमने सैंपल को सॉल्युबल बना लिया। वंस द एनालाइट इज मेड सॉल्युबल, सॉल्युबल हो गया, we then ask whether the sample has property that is proportional to analyte concentration that we can measure. अब सैंपल तो डिसॉल्व हो गया, अब हम चेक करेंगे कि इस हमारे सैंपल में, हमारे एनालाइट में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एनालाइट कंसंट्रेशन के साथ प्रोपोर्शनल है। We ask whether the sample has property that is proportional to analyte concentration that we can measure. कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कलर इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको हम मेजर कर सकें एनालाइट कंसंट्रेशन के साथ। इफ इट डज नॉट, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, केमिकली मॉडिफिकेशन करेंगे अपने एनालाइट की ताकि हम कोई उसमें प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकें that is suitable for measurement step. प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, तो हम उसको केमिकली ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि हमें मेजरेबल प्रॉपर्टी मिल जाए। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मैंगनीज इन स्टील, हम स्टील में मैंगनीज डिटर्मिनेशन करना चाह रहे हैं। द एलिमेंट मस्ट बी ऑक्सीडाइज्ड टू पर मैंगनेट, तो हमने अपने एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करना है पर मैंगनेट में बिफोर द एब्जॉर्बेंस ऑफ कलर्ड सॉल्यूशन इज मेजर्ड। अब पर मैंगनेट जो है पर्पल कलर का है और इसकी एब्जॉर्बेंस को हम थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर कर सकते हैं। At this point in the analysis, it may be possible to proceed directly to the measurement step. अब इस पॉइंट पे हम डायरेक्टली भी measurement step की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि हम एलिमिनेट करें इंटरफेरेंसेस को इन द सैंपल बिफोर मेकिंग मेजरमेंट स्टेप की तरफ जाने से पहले हम इंटरफेरेंसेस को रिमूव करें। इंटरफेरेंसेस वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे रिजल्ट्स पे अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कैलिब्रेटिंग एंड मेजरिंग कंसंट्रेशन इन एन एनालिसिस। एक एनालिसिस में हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है वो डिपेंड करता है एनालाइट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे। दिस प्रॉपर्टी में वेरी इन नोन एंड रिप्रोड्यूसिबल वे विद द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। अब एनालाइट की जो प्रॉपर्टी है वो एक प्रिडिक्टेबल वे में कंसंट्रेशन के साथ चेंज करनी चाहिए। Ideally, the measurement of property is directly proportional to concentration. हम कहते हैं कि एनालाइट की कंसंट्रेशन Ca, concentration of analyte is directly proportional to property that is being measured of the analyte. एनालाइट की जो प्रॉपर्टी हम मेजर करना चाह रहे हैं उसके साथ एनालाइट की कंसंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, and here K is the proportionality constant. The process of determining K is thus an important step in most analysis and this step is called calibration. K हमारे लिए
नोन नहीं होता, सो इट मस्ट बी डिटर्मिन्ड एक्सपेरिमेंटली। इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करते हैं और इसके डिटर्मिनेशन के स्टेप को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एलिमिनेटिंग इंटरफेरेंसेस। इंटरफेरेंस या इंटरफेरेंट वो स्पेसेस हैं जो हमारे एनालिसिस में एरर काज करते हैं बाय एनहांसिंग और एटीन्यूएटिंग द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। वंस वी हैव द सैंपल इन सॉल्यूशन, हमने सैंपल का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया और सैंपल को कन्वर्ट कर लिया उस फॉर्म में जो कि अप्रोप्रिएट फॉर्म है फॉर मेजरमेंट। सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, सैंपल को कन्वर्जन कर ली उसकी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हम एलिमिनेट कर सकें उन सब्सटेंसेस को जो कि हमारी मेजरमेंट के साथ इंटरफेयर करते हैं। Most chemical and physical properties used in analysis are not unique to a single species. Mostly chemical और physical properties like color, boiling point और conductivity ये एक substance के लिए unique नहीं है। Different substances can look the same in test. Different substances same look कर सकते हैं एक टेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल हम कलर टेस्ट कर रहे हैं तो आयरन और कॉपर दोनों ही कलर्ड सॉल्यूशन देते हैं ब्लू कलर। आयरन और कॉपर दोनों ही ब्लू कलर का सॉल्यूशन देंगे, ब्लू कलर सॉल्यूशन। सो हम ऑन द बेस ऑफ कलर टेस्ट कॉपर और आयरन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। Instead, the reaction used and the properties measured are characteristics of a group of elements or compound। जो भी हम रिएक्शन यूज कर रहे हैं और जो भी प्रॉपर्टीज मेजर कर रहे हैं वो एक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन कर रही होती हैं। स्पीसीज अदर देन द एनालाइट दैट इफेक्ट द फाइनल मेजरमेंट्स। वो स्पीसीज जो एनालाइट के अलावा जो भी स्पीसीज हैं जो हमारी मेजरमेंट पे इफेक्ट कर रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? Interferences. A scheme must be devised to isolate the analytes from interferences। अब जो भी स्पीसीज हमारी एनालाइट के अलावा हमारी मेजरमेंट को इफेक्ट कर रही हैं तो हमें चाहिए कि उन चीज़ों को रिमूव करें, आइसोलेट करें फ्रॉम द एनालाइट। फाइनल मेजरमेंट तक जाने से पहले हमें उन स्पीसीज को रिमूव करना है और उनकी एलिमिनेशन के लिए कोई हार्ड और फास्ट रूल भी गिवन नहीं है। एंड द सेकेंड लास्ट स्टेप इज कैलकुलेटिंग रिजल्ट। हमने इंटरफेरेंसेस को निकाल लिया, अब हमने रिजल्ट कैलकुलेट करना है। कंप्यूटिंग एनालाइट कंसंट्रेशंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा आ गया, अब हमने उससे क्या करना है? कंप्यूटिंग एनालाइट कंसंट्रेशंस, एनालाइट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। ये इजी स्टेप है और इसको मोस्टली हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर करते हैं। These computations are based on the raw experimental data collected in the measurement step। और ये computations, ये calculations बेस करती हैं जो हमने measurement step में experimental data collect किया, उन पे characteristics of the measurement instrument, हमारा जो measuring instrument है उसकी characteristics पे बेस करती हैं, और stoichiometry of the analytical reaction, analytical reaction की stoichiometry पे ये बेस करती हैं। The last step is evaluating results by estimating reliability. Analytical results are complete only when their reliability has been estimated। Analytical result तब तक complete नहीं होंगे जब तक हम उनकी reliability check नहीं कर लेते कि result reliable है भी या नहीं। Scientists must estimate errors and uncertainties in their measurements। measurement में errors और uncertainties को भी ये डिटरमाइन करना है, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट हम लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं एरर आने के। एरर आ सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकता है, ह्यूमन एरर आ सकता है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी कोई ना कोई एरर आ सकता है। By calculating uncertainties and errors through standard deviation and confidence limit, we evaluate the quality of the results। हम अपने रिजल्ट की क्वालिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं। Conclusion of all the quantitative analysis steps। Quantitative analysis follows a systematic process। Quantitative analysis में हम एक systematic process को follow करते हैं ताकि हम
अपने रिजल्ट्स की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को चेक कर सकें। ईच स्टेप प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ऑब्टेनिंग मीनिंगफुल डाटा। जितने भी हमने स्टेप्स पढ़े हैं सारे के सारे स्टेप्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाटा कलेक्शन में। Proper methodology and estimation of uncertainty are essential to trust analytical findings. Analytical results के लिए proper methodology और uncertainty estimations दो एक important steps हैं। यहाँ तक हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस के डिफरेंट स्टेप्स के बारे में स्टडी किया, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा सिलेक्शन ऑफ मेथड, सेकंड इज एक्वायरिंग द सैंपल, थर्ड इज प्रोसेसिंग सैंपल. आफ्टर दैट वी विल स्टडी द whether our sample is soluble or not soluble. We can say it as the check the solubility and then determine the measurable property. After we study the eliminate interference step. After that, measure the property, then calculate the result and estimate reliability of the result. If still you have any confusion regarding the steps in the quantitative analysis, then you can ask. Thank you very much and don't forget to subscribe.